अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 3 फरवरी 2022 बरोज़ जुमेरात और शाम 7 बजे के करीब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत से आम इशू है जिस पर गुफ्तगू करना होती है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मेरी समी इब्राहिम के साथ बोल न्यूज़ में बड़ी सख्त गुफ्तगू हुई है। जिन्होंने सुनी है तो उन्होंने कहा वो रिपीट होना बड़ी ज़रूरी है, तो कोशिश करूँगा वो आप तक 2-3 इशूज़ पे है, यानी जो ख़ास तौर पर अकाउंटेबिलिटी ड्राइव और FIA क्या कोताहियाँ क्या कमियाँ की हैं, वो मेरा नुक्ता नज़र आप सुन लेंगे। उसमें नवाज शरीफ को जो मेडिकल सर्टिफिकेट के कॉन्टेक्स्ट में या क्या कुछ हो रहा है उस पर भी मैंने गुफ्तगू की है। और इसी में मेरी जब ये सारे कॉन्टेक्स्ट के बारे GNN में भी क्लैश प्रोग्राम में भी गुफ्तगू हुई है, ज़रा वो भी आप सुन लीजिएगा। वैसे तो कल मैं अरशद शरीफ के प्रोग्राम में भी था, वो चूँकि प्रोग्राम बहुत लंबा होगा वो पोर्शन मैंने अलहदा रखने हैं जो मैं किसी वक्त आपके साथ शेयर करूँगा। आज का जो सबसे बड़ा फ़ैसला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। जजेस की तो बहुत कम तादाद है, लेकिन जजेस को बहुत ज़्यादा गया। जजेस ब्यूरोक्रेट अफसरान के लिए जो खुसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दी। और अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि रियासत की ज़मीन अशराफिया के लिए नहीं है, सिर्फ अवामी मफाद के लिए है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 64 सफ़ात पर यह मुश्तमिल फ़ैसला है। सारे तो नहीं चला रहा हूँगा, लेकिन मैं बैकग्राउंड पे रेलेवेंट पैराज जो हैं वो आपके साथ मैं चला रहूँगा। और महफूज था फ़ैसला ये। और F12 G12 F14 और 15 की स्कीम भी गैर आइनी और गैर कानूनी और मफाद आमा के ख़िलाफ़ करार दे दी है। रियासत की ज़मीन जो कहा है अशराफिया के लिए नहीं है और ज़ाती मफाद के लिए जो है ना, ये पब्लिक ऑफिस होल्डर ये ऐसी पॉलिसी बना नहीं सकते हैं। और ये सब लोग असल स्टेक होल्डर नहीं हैं, असल स्टेक होल्डर अवाम है। ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी, ये वोकला की हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से भी हमने भी पैसे वैसे दिए हुए थे। और जो पिछली जो सारी है ना, वो सारी चीज़ें वन वे और दी अदर कहीं ना कहीं जाकर ये मिलती होंगी। सेक्रेटरी हाउसिंग को 2 हफ्ते की में फ़ैसला जो है ना काबीना के सामने रखने का हुक्म दिया है। और अदालत ने कहा है कि तवक्को है काबीना और वज़ीर आज़म चारों सेक्टर से मुतल्लिक़ मफाद आमा की पॉलिसी बनाएंगे। ये बुनियादी तौर पर 10वां पैरा है। कंक्लूजन के बाद जो है, कंक्लूजन करने के बाद 10वें पैरे में जो कंडीशन दी है ये 56 पेज से शुरू होता है। द FGEHA नॉट द फेडरल गवर्नमेंट is vested with power or jurisdiction under the FGEHA Act or the CAD or as the case may be to launch a scheme or frame a policy which is contrary to the public interest and violative of the constitutional guaranteed rights of the people at large। मैं आपको बता चुका हूँ, अंग्रेजी में पढ़ा है। ये तो टोटल कंडीशन जो है ना उन्होंने 7 दी हैं और 11वें पैरे में ये ऐसे कह दिया। इसमें एक इंट्रा कोर्ट अपील थी और 13 के करीब रिट पिटिशंस थी, वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। अनेक्सर जो है ना जी, ये नवाज शरीफ के दौर की बातें सारी हो रही हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। और लेटेस्ट जो अलॉटमेंट की पॉलिसी है उसके लिए वफाकी काबीना ने जो कुछ काम किया, जिस तरह की जो चीज़ें कहीं, वो सारों का डिस्कस है। वो अनेक्सर भी साथ लगे हुए हैं, वो भी बैकग्राउंड पे चलेंगे। ये फ़ैसला जो है ना बहुत दूरस नताइज देगा आने वाले वक्त के लिए और मुख्तलिफ कोर्टों के लिए वाले से भी बहुत से एवेन्यू खुलेंगे। इस फैसले को मैं दोनों तरह से, एक तो मैं समझता हूँ कि जो डिस्क्रिशन है ना उसको स्ट्रक्चर्ड किया है सारे मसले में। दूसरा किस हद तक क्या है यार क्या नहीं है, मैं इसमें पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें प्लॉट इस तरह के अलाट होना, हमारे वकला की भी सोसाइटी बनती हैं, ब्यूरोक्रेट्स की भी हैं, जर्नलिस्ट की भी हैं, कन्फ्यूजन बड़ी रहनी है। इस हवाले से आने वाले दिनों में बहुत सी वजाहत आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह एक और बड़ा अहम इशू है, चेयरमैन HEC जो है आपको पता है डॉक्टर तारिक बनौरी, ये बहाल किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज कर दिया। 18 जनवरी का ये फ़ैसला और उस पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं और कलअदम करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत ने इस्तिफ़ा की है, कानून साजी के पास
कानून साज़ों के पास चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाज़मत कम करने का पूरा इख्तियार है। HEC तरमीमी ऑर्डिनेंस के लिए चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाज़मत 2 साल की गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून साजी का दुरुस्त अंदाज में तज्ज़िया नहीं किया या जायज़ा नहीं लिया और ये बात कहा कि उस ऑर्डिनेंस के वजह से तारक बनौरी का जो ओहदा है ना हटाने का, वो नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। चेयरमैन HEC और मेंबरान की तैनाती का तरीक़ाकार अलग दिया हुआ है, जितना चल सका वो बैकग्राउंड पे आ जाएगा। और एक बड़ा अहम इशू है, ये सुप्रीम कोर्ट में साबका अहलिया की नाजेबा तस्वीर अपलोड करने के मुलज़म जो है ना शहजाद अशरफ की ज़मानत का केस है। केस उसने वापस ले लिया और मामला लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया। नए बेंच के सामने मुकर्रर करके 1 माह में फ़ैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मजहबी पहलू देकर ज़मानत मुस्तरद की गई, तस्वीर अपलोड करने के मामले का फ़ैसले में ज़िक्र ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का अपने गुज़श्ता हुक्म पर अमल ना होने पर इजहार बरहमी भी है। गुज़श्ता बरस 21 अगस्त को केस हाई कोर्ट में भिजवा कर दोबारा हक़ाइक़ देने की हदायत की थी जस्टिस जाजुल हसन के, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पढ़ने की ज़हमत तक नहीं की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने हिना सईद और शहजाद अशरफ की शादी 10 साल चली। ये दरख्वास्त गुजार के वकील हैं। जायदाद के तनाज़ों पर दोनों के दरमियान तलाक हुई और ख़ातून ने शौहर पर कादियानी होना छुपाने और बरहना तस्वीर अपलोड करने का इल्ज़ाम लगाया। शहजाद अशरफ पहले एक कादियानी था मगर शादी से कबल मुसलमान हो गया था और जस्टिस जाजुल हसन की सरबराही में 3 मेंबर बेंच ने यह किया है। साइबर विंग ने मुकदमा दर्ज करवाया था और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने राब्ता किया था। ये कुछ अदालती ख़बरें आपके साथ मैंने डिटेल डिस्कस कर ली हैं, लेकिन अब जो मैं समी इब्राहिम का के साथ वो अमेरिका में थे बोल न्यूज़ पे और अलीना साथ थी, बड़ी सख्त बातें हुई हैं अमूमन मैं TV चैनल पे, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट की जो करप्शन ड्राइव है ना उसके हवाले से मैंने कुछ सच बताए हैं और जो सच मैं समझता हूँ, मेरा काम है वो कौम की अमानत है, ज़रा वो सुनिएगा। अजहर सदीक साहब और एक सवाल और इसमें ऐड कर लें, आपका भी नाम था, आप भी एहतसाब के एडवाइजर के तौर पर यहाँ पर हमें पता चला था कि आपने भी गुफ्तगू की, आपकी भी बातचीत हुई, आपका भी इंटरव्यू हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, आप पीछे हट गए या क्या हुआ, क्या कुछ बताएं तो सही। समी साहब बहुत शुक्रिया, चूंकि मेरा प्राइम मिनिस्टर से उस वक्त वादा था 22 दिसंबर को जब मेरी मुलाकात हुई, अब तकरीबन 20 मिनट के करीब गुफ्तगू हुई और मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं आपको बड़ा साफ लफ्जों के अंदर कि शहजाद अकबर ने इस मुल्क के साथ बहुत जुल्म किया है, उन्होंने और उनकी टीम में। आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि एंटी करप्शन में वो क्या करते रहे हैं, नैब लाहौर में क्या कुछ किया उन्होंने, क्या गुल खिलाए हैं और किन किन लोगों को फायदा दिया। और दरे पर्दा याद रखिएगा कि वो दोहरी गेम करते रहे। आने वाले दिनों में आपको बड़ी क्लैरिटी है, बड़ी चीज आपको समझ आ जाएगी। जब मेरी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, मेरे कुछ 14-15 पॉइंट थे और मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया था। आप यहाँ देखें कि यहाँ सिर्फ 2 केसों में सजा हुई है। तो कौन से केस सजा हुई है? जो केस थे एबनफील्ड का और अल-अजीजिया का, जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब को भिजवाने से पहले एक GIT बनाई। अब GIT बनाने के बाद जब चीजें सारी एविडेंस इकट्ठी हो गई तो फिर नैब ने इंक्वायरी की, GIT ने सारा कुछ सामने रख दिया था। यहाँ जो है ना, यहाँ फैसिलिटेट कैसे किया, ये नैब का केस कमजोर करने के हवाले से किया, वो मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने मेरे से पूछा था शहजाद अकबर के बारे में, मैंने कहा था जीरो, मैंने लफ्ज जीरो इस्तेमाल किया था। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, मेरी शहजाद अकबर से मुलाकात हुई, फिर जो टीमें उन्होंने सिलेक्ट की मैंने अंदाजा लगा लिया और मैंने चूंकि ये FIA के केस के हवाले से मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, प्राइम मिनिस्टर के सामने जब बात हुई थी अगर ये ड्राइव लेकर चलनी है तो इंडिपेंडेंट आई नीड टू हैव ए टीम ऑफ माय ओन चॉइस, जो मेरे अपने हवाले से हो। और मैंने कहा ये सिर्फ एक महकमा नहीं है, यानी आप तो सिर्फ लगे हुए ना इंटीरियर और नैब के पास, ये आपको FBR भी चाहिए। यानी आज तक आप अंदाजा लगा लें कि शहजाद अकबर या उनकी टीम ने इनकम टैक्स की रिटर्नों का रिकॉर्ड 216 खत्म हो चुकी है, शरीफ फैमिली का रिकॉर्ड पूरी कौम के सामने रखा। वो सारा सच जो बता रहे थे ना कि मियां मोहम्मद शरीफ को यार पति हैं, वो भाई मेरे से रिकॉर्ड 90, 88, 89 की रिटर्न उठा कर 9,36,311 रुपए रिपोर्टेड केस है। अब ये जो सारी चीजें मैंने सामने रखी और मैंने पूरा लाइन ऑफ एक्शन, यानी मैंने एक और बड़ी जबरदस्त पूछी, मैंने पूछा कि आपके पास कोई ब्रीफ है? सर मैं भी कुछ बातें बताना चाह रहा, जो अंदर की बातें हैं अंदर की बात तक रहें।
टीम मैंने सारी एक्सपोज करके रख दी कि जो इस वक्त आपका अकाउंटेबिलिटी का सारा निजाम है ना, वो हमसे नीचे गिर जाना है, कुछ नहीं कर सकता। और ये मैंने तजवीज उस वक्त दी थी कि आपको ये जो आपकी इनको जो है ना FIA का केस, ये इन्वेस्टिगेशन बदले। FIA यानी जितने अफसर आपने निकाले थे, वो नलायक का लफ्ज नहीं मैं इस्तेमाल करता, उनके बारे में बहुत सी कहानियां हैं। आज सिर्फ एक काम कर लें, प्राइम मिनिस्टर जितनी ये यानी ये जो जिन्होंने किया ना डॉक्टर रिजवान और उनकी टीम ने, जरा इनकी इंक्वायरी कर लें, इनका जरा मोबाइल का डाटा चेक कर लें, इनकी व्हाट्सएप की कॉलें चेक कर लें, तो आप परेशान हो जाएंगे। बहुत कुछ निकल आएगा आपके सामने। आपको पता है या खामोशी क्यों थी, यानी यहाँ सारे मामले में ये सारे अंदर से जो है ना, अब प्रॉब्लम यहाँ ये होगी, मैं तो हैरान था, मेरा तो ख्याल था कि फौरी तौर पर अमल दरामद हो जाना चाहिए। वो एक लंबी कहानी कि इमरान खान साहब के करीब कई लोग हैं कि जो चाहते हैं कि जो 3.5 साल उन्होंने ड्रामा बनाकर दिखाया ना उनको। भाई अजहर साहब, ये जो सारे शहजाद अकबर की जो टीम है, रिजवान साहब एक शरीफ आदमी है, लेकिन वो कहते हैं ना रजिया गुंडों में फंस गई है। शहजाद अकबर के इशारों पर नाचते रहे, और ये जो सारी टीम बनाई इन्होंने, कुछ नहीं दिया इन्होंने सिवाय इसके डीलें बनाई इन्होंने सारी की सारी। और बड़े बड़े सूरमा जो कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बड़े बादशाह हैं, वो बिल्कुल तलवारें सौंध के आ गए हैं कि वो सारी की सारी टीम बहाल करवानी है। टीम बहाल होगी। समी साहब आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। अच्छा मैं बता देता हूं आपको, इतनी अगर मान ले हमने तरीकाकार जैसे नवाज शरीफ वगैरह मीडिया पे केस लड़ते थे ना, तो ये वाला जो है ना FIA का केस भी मीडिया पे लड़ा गया, मीडिया पे सबूत चलाए गए, मीडिया पे बताया गया, इसमें कोई शक नहीं है। प्रेडिकेट ऑफेंस को और इसको पैसा देखें, यहाँ सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है, आपने ये एस्टेब्लिश नहीं किया कि ये जो पैसा मोहम्मद बूटा का, मुश्ताक चीनी का, ये उन तक पैसा कहां से आया, आखिर उन तक पैसा जो बाहर गया है वो कहां से आया, आपने ये तो कनेक्ट ही नहीं किया। ये तो बड़ा काम आप जो कह रहे हैं ना, बड़ी कमाल, तो जीरो इन्वेस्टिगेशन है माजरत के साथ। डॉक्टर रिजवान साहब ने बहुत ज्यादती की है। आप एक ऑफिसर बैठे हुए थे, आपके नीचे ऐसी टीम थी, आपको नहीं पता ये क्या कुछ हो रहा है। अगर आप इतने एक्सपर्ट थे, आपने ये डॉट से डॉट कनेक्ट करके देखी चीजें, वो तो बहुत खुश है। यानी आपको याद है उन्होंने रिट पिटीशन दायर की कि नैब और FIA का केस ओवरलैप कर रहे हैं। अब यहाँ बना पूछो सही, अब पार्टी फंड के पैसे यहाँ पर अगर आते रहे हैं तो आपने क्या उनको कनेक्ट किया? आपने तो मॉनिटरी सही तरह नहीं सामने ला सके। आज भी अगर इमरान खान साहब और ये ना जागे तो ये इतनी बुरी तरह। अजहर साहब, जैसे कि आपने अभी फरमाया है कि आपकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, आपने उनको हर चीज बताई, आपने टीम के बारे में बताया, और आज ये जो ट्रांसफर अंडू हुई है ये तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये ट्रांसफर जो उन्होंने अंडू किया, इतना सब कुछ हकायक आपने बता भी दिए, हर चीज सामने भी आ गई, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या वजह है कि उन्हें ये चीजें सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो रही हैं, या क्या रीजन देखते हैं आप? अच्छा, तो आप समझते हैं मैं यहाँ अगर होता तो मैं ये होने देता? आप समझ रहे हैं बात? तो इसका मतलब शहजाद अकबर साहब जाके भी नहीं गए? वो शहजाद जो नया बंदा है, मैं नहीं कहना चाहता उसको, यानी अगर वाकई ईमानदारी से वो इंटरेस्टेड थे तो ये सारा कुछ क्या हुआ है? यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया बगैर कोई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के? इसमें याद रखिएगा ये 100% साजिश और चाल है इन लोगों को बचाने के लिए, और जो कुछ भी इसके पीछे है उन्हें नेशन का सोचना चाहिए, कौम का सोचना चाहिए। यानी आप उनको यानी आज मैं बता देता हूँ, चले मैं तजवीज करता हूँ, इसकी GIT एक बना लें, GIT में नैब भी ऐड करें, दोबारा इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करें, आप नैब बना लें या जूं कर लें आप, ये सारा जो 18G के तहत नैब के हवाले कर दें आप, और नैब के अंदर GIT बना लें, नैब भी ऐड कर लें, FIA भी ऐड कर लें, स्टेट बैंक भी ऐड कर लें, SCCP भी ऐड कर लें, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऐड कर लें, FPR भी ऐड कर लें, इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन भी आ जाए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ये सब। अच्छा, इसी तरह मैंने जो नवाज शरीफ का ना आना मुल्क में और इसके कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने गुफ्तगू की है वो भी आप सुन लीजिएगा। इसके अलावा बाकी मैंने गुफ्तगू भी जो की है ना, FIA के अंदर क्या कुछ हो रहा और किस तरह फ़ायदा लिया रहा, किस तरह ये सारे हालात और वाक़यात हुए, ज़रा वो ये सारे ये आप सुन लें। साहब, मेरे पास ना वो लेटर मौजूद है, इसमें दो चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। उन्होंने इस पे मेंशन किया है कि जो रिपोर्ट्स हैं वो हमने रजिस्ट्री लाहौर हाई कोर्ट भिजवा दी हुई हैं, और इसके अलावा उन्होंने कहा है ये कंटेम्प्ट में आता है, और वो इसलिए बोल रहे हैं कंटेम्प्ट में आता है क्योंकि ऑलरेडी ये जो केस है वो अभी सुना जा रहा है, ज़ेरे समात है। तो इस तरह का लेटर इस तरीके से लिखना ठीक नहीं है। आपकी इस पे क्या ओपिनियन है? और दूसरी एक और चीज, जहां पे जिम्मेदारी ये इनकी आती है रिपोर्ट जमा करवाने की, तो पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले से भी तो चीजें कही गई थी कि वो जाएं, उन डॉक्टर से मिलें और रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो देख लें और उनसे डिटेल्स ले लें।
अली ना एक बार बात करके मैं आपका जवाब देता हूँ। देखिए मैंने एक आर्टिकल अभी मैंने ढूंढा है और वो है बुनियादी तौर पर डॉक्टर शॉल जो है ना, इनका ताल्लुक श्रीनगर से है, यानी ये इंडियन नहीं है, रिमेम्बर, यानी डॉक्टर जो है ना फयाज शॉल जो है ना, और ये नवाज शरीफ के साथी दोस्त हैं। ये मेरे सामने आर्टिकल खुला हुआ है, शरीफ माइट इनॉग्रेट डॉक्टर शॉल्स हार्ट इंस्टीट्यूट, और उसमें उन्होंने खुद कहा है नवाज शरीफ फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इज माय गुड फ्रेंड, और ये उन्होंने माना है। यानी मैंने इनकी तरफ नहीं जाना चाहता, मैं जो असल बात टेक्निकल जो बात करनी है ना, कि जो इसमें हमें कोई नहीं है, इसमें हमें कोई बात ये है कि जो उन्होंने लिखा है, शहबाज गिल साहब ने ये कहा है कि ये इंडिया से रिपोर्ट लिखवाई गई है, जिसमें ये पूरी दुनिया कि डॉक्टर फयाज शाह जो है वो नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं, लेकिन ये कहना कि वो इंडिया से लिखवाई गई है और उनको फिल्में बनाने का शौक है, यानी ये कोई बात है कि आप उन्होंने एक ओपिनियन दी है बिल्कुल उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो उन्हें दी गई होगी, जैसे यहाँ पे प्लेटलेट्स की चीजें बनाई गई। डॉक्टर शॉल जो है उनकी जो डॉक्टरी है दुनिया उसको मानती है, अमेरिका में वो उनके नाम से यानी शॉल टेक्निक्स, उनकी कोई अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता, और ये कहना कि ये रिपोर्ट इंडिया ने लिखवाई। और समी साहब यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये जो पाकिस्तान में रिपोर्ट बनी थी वो तो इंडिया से नहीं ना आई थी। एब्सोल्युटली। तो सर सदीक साहब मैं चाहता हूँ आप जरा ये इस पे, और फिर जो आज जैसे आप बयान फरमा रहे हैं कि ये आज शहबाज शरीफ साहब बहुत आज तिल मिला रहे हैं, उनको लगता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए कि अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो तो बड़े ठंडे आदमी है, कानून के अलावा बात ही नहीं करते। अच्छा मैं एक बात आपके जो बात का इत्तेफाक है ना, हमारे यहाँ शहबाज गिल साहब को मीडिया खेलने का शौक है, हमारे दोस्त हैं, और इमरान खान साहब को इस बारे में सीरियस नोट देना चाहिए। हर जगह हर दफा मजाक नहीं अच्छा लगता, यानी आप इस तरह की गुफ्तगू करें, यानी ये तो आप उनका केस मजबूत कर रहे हैं, आपको टेक्निकल बातों पे आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शहबाज गिल साहब को अपने अल्फाज इस कॉन्टेक्स्ट में ना, देखिए वो बेसिकली श्रीनगर से ताल्लुक है, इंडियन तो है ही नहीं, पहली तो बात बड़ी उनका ताल्लुक कश्मीर से है, और ये बात बड़े मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, और ये रियलिटी कोई ताल्लुक नहीं है उनका इंडिया के साथ। दूसरा जो है ना, उन्होंने जो एक ओपिनियन किया है, उस ओपिनियन को अपने मेडिकल बोर्ड के सामने ले जाए, उस मेडिकल बोर्ड के सामने रख के इस ओपिनियन को फिर तोड़ दें आप, जो आपके पास तरीका है कार है, बजाय आप ओपिनियन देने के हवाले से। आप आता हूं मैं दूसरी बात की तरफ, और बड़ी अहम बात है कि जो जुबान शहबाज शरीफ ने, देखिए शहबाज शरीफ ने उस लेटर पे खुद दस्तखत नहीं किए, उन्हें पता है कि वो तौहीन अदालत कमिट कर रहे हैं, यानी ये नहीं इल्जाम लगा रहे हैं आप अटॉर्नी जनरल के दफ्तर के ऊपर, असल में तौहीन अदालत आप कमिट कर रहे हैं। अदालत में जो आपने अंडरटेकिंग दी है, जो यकीन दहानी कराई, उसको आपने वायलेट किया है। अभी तक आपको भी पता है कि लंदन के अंदर किसी अस्पताल में वो गए नहीं, कोई मेडिकल टेस्ट नवाज शरीफ का हुआ नहीं है, कोई ऐसी रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। उनका जो ओपिनियन है डॉक्टर शॉल साहब का, वो अपनी जगह पर अपनी एक हैसियत रखता है, लेकिन सवाल है कि जो हाई कोर्ट के अंदर चीजें थी ना, वो तो फुलफिल नहीं की है, उल्टा शहबाज शरीफ साहब ने तौहीन अदालत की, और अपनी जो है ना, उन्होंने एज एन अपोजिशन लीडर के तौर पर अथॉरिटी को वायलेट किया है, और स्पीकर नेशनल असेंबली को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, और बाकायदा पार्लियामेंट बैठ के उनको, क्योंकि ये ना तो ये अपोजिशन लीडर के तौर पर कोई किरदार था, उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में रेट पिटीशन दायर की थी अपने भाई के लिए, तो भाई की हैसियत पे जवाब देना चाहिए था, तो आपने इस अथॉरिटी को मिस यूज किया है। दूसरी बात है कि उसमें लिखा हुआ था आपके जिम्मेदारी थी, हाई कमीशन ने जाकर मिलना था, आपने कुछ नहीं किया। अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ा बेहतरीन और आसान तरीका लगाया, यहाँ मेडिकल बोर्ड बैठा, मेडिकल बोर्ड ने कहा कि ये ओपिनियन है, रिपोर्टें कोई नहीं है, वही खत लिख दिया उन्होंने अपना शहबाज शरीफ साहब को। अब उनका ये खत लेकर और अपनी सारी चीजें लेकर अगर वाकई प्रैक्टिकल काम करना चाह रहा, एक तो मैंने कहा था इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए उन्होंने नवाज शरीफ से कोई राब्ता नहीं किया, और ये गलत है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो अपना जो रिपोर्ट उन्होंने दी है ना लंदन के अंदर, वो लंदन के डॉक्टर्स तक शायद इंप्लीमेंट ना हो सके, ये बुनियादी तौर पर उन्होंने अपना वीजा एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल करनी थी, वो पाकिस्तान में भी दे दी है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ दरखास्त दें वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर ये सारी चीजें रिकॉर्ड लगाकर उन्हें कहिए हमने मांगा है नवाज जो है ना इसको अपना शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करें कि उन्होंने तौहीन अदालत की, आज तक कोई रिपोर्टें दी नहीं, और ये डरते क्यों हैं। और वैसे भी याद रखिएगा नवाज शरीफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन, पाकिस्तान नहीं आना चाहते, वो बुनियादी तौर पर जहां उनके आसपास दोस्त बैठे हुए हैं उनके सामने ये बरबला वो कह बैठे हैं कि मैंने जब तक मुझे यहाँ से यानी पाकिस्तान आएंगे सॉलिडरी कन्फाइनमेंट का जिक्र क्यों कराया है कि वो आएंगे तो जेल में जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो जेल में जाने के लिए तो तैयार नहीं है। लेकिन वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत का किरदार
मशकूक लगता है मुझे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के हवाले से। जी अच्छा इसमें अजहर सदीक अली ना अगर एक इजाजत दें, अजहर सदीक साहब, अब कोई मुजरिम है, किसी ने कोई जुर्म किया है, वो अब जेल तो एक बड़ी सख्त है, वो सजा होती है, तो ये इस बुनियाद पर कि ये बंदा अब घबरा जाएगा जाके, इसको परेशानी होगी, तो ये तो खाली हो जाएगी जेलें, वो कोई पिकनिक की जगह तो नहीं है ये कि जी दबाव में आ गया। भाई जेल तो है ही इसलिए कि आप दबाव में आएंगे, तो फिर मरना सभी ने है, तो ये इस बुनियाद पर तो फिर सारे जो मुजरिम है वो बच जाएंगे, फिर तो ये जेलें बंद हो जानी चाहिए। सभी साहब आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया है, ये आपके अदालती निजाम पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा जिन दिनों ये नवाज शरीफ को अपना बाहर जाने की इजाजत मिली थी मेडिकल ग्राउंड पे, मेरा भी एक क्लाइंट था नैब का, उसका 30% हार्ट काम कर रहा था। अब अंदाजा लगे मैं जमानत के लिए सारा सबूत देता रहा, मैंने डॉक्टर की रिपोर्टें दाखिल की, मेडिकल बोर्ड बना, मैं 6 महीने लगे, 6 महीने मेडिकल बोर्ड, वो आज फौत हो चुका है बंदा, वो जैसे बाहर आया कुछ अर्से बाद वो फौत हो गया हुआ है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस सारी चीज को सामने रखते हुए इतना बड़ा सवालिया निशान है यहाँ एक सवाल तो मैं कर सकता हूं, चाहे बुरा लगे किसी को, कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये पिटीशन रजिस्ट्रार ऑफिस ने क्यों नहीं फिक्स की? मेरा केस अगर हो तो फौरन फिक्स हो जाए। तो ये अभी तक और जो सवाल और वो बड़ा मुतमईन है, यानी मैं रात एक स्पेस में बैठा हुआ था, तो वहां के एक बंदे जो वहां इंटरनेशनल अखबार का बता रहे कि वहां गए तो उन्होंने कहा जी हमें हाई कोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोर्टों में कोई, यानी इस हद तक मुतमईन है। और ये सवालिया निशान है वो, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो है ना जमानतें खत्म हो चुकी हैं, इश्ताहारी वो डिक्लेयर हो चुके हैं, ये रिकॉर्ड की बातें हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया वार, यानी यहाँ एक और लफ्ज इस्तेमाल किया है कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मीडिया ट्रायल हो रहा है। वो मीडिया ट्रायल तो मुस्लिम लीग नून कर रही है और बड़ी वाज़ेह तौर पर कर रही है, और हम सब ने देखा है कि वो वहां से भाई ऑडियो वीडियो इस तरह की, यानी अदालतों में केस लड़ना नहीं है, वो मीडिया पे केस लड़ रहे हैं। अब भी वो मीडिया पे केस लड़ रहे हैं, और नवाज शरीफ मेरी इतला के मुताबिक वो पाकिस्तान आने वाले नहीं है। फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में उनकी दरखास्त खारिज होने वाली है, उन्हें वीजा एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, तो सेकंड ईयर ट्राइब्यूनल में वो चले जाएंगे। वो जब तक पाकिस्तान नहीं आएंगे, जब तक डील नहीं होगी, और जैसे ही वो पाकिस्तान में लैंड करें तो उन्हें जमानत चाहिए फौरी तौर पर। और वो जमानत का तरीकाकार क्या है कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं, जो यानी ऐसी एविडेंस है कि बड़ी वाज़ेह तौर पर कि उनके पास मेरिट में केस लड़ने के लिए नहीं है। अगर एविडेंस नहीं तो मेरिट पे केस लड़ते। और दूसरा एक बात और याद रखिए, जो आपके एडवाइजर रहे हैं शहजाद अकबर साहब ने आज तक इनको लाने के लिए, आप अंदाजा लगाएं, नवाज शरीफ बैठा रहा वहां, उसके बाद चले छोड़े आपने शानदार को लाने के लिए क्या किया, आपने शहबाज को लाने के लिए क्या किया, आपने अली इमरान को लाने के लिए, आपने राबिया को, उसकी बेटी साहबजादी को, आपने नुसरत शहबाज को। सवाल दे, जवाब दे इस बात का कि क्या किया आपने आज तक। यूएन कन्वेंशन और करप्शन 2005 आपके पास मौजूद है, और ये नालायकी की इंतहा है कि जो कुछ यहाँ हो रहा है। और अभी तो आप आगे देखेंगे कि बहुत सी किस्से कहानियां शहजाद अकबर की आपके सामने आ रही है, और बड़ी तकलीफ से बात होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। चलें जी, प्रोग्राम ख़त्म करने से कबल मैं क्लैश प्रोग्राम में GNN में मैंने गुफ्तगू की है, और वो गुफ्तगू काफ़ी लंबी है। ये प्रोग्राम ज़रा लंबा हो जाना है, लेकिन आप लोगों के सुनने के लिए बहुत बेहतर है, ताकि आप समझ सकें मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये सुनिएगा। बहुत शुक्रिया। देखें, एक बात का तो मैं, ये जो कहा जा रहा है ना जाली और असली के चक्कर में, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें इसकी कानूनी और आईनी हैसियत के, वो एक अलहदा बात है कि डॉक्टर शॉल अक्सर नवाज शरीफ के साथ उनका बड़ा ताल्लुक है, और डॉक्टर शॉल का अपना अगर देखें बेसिकली ये श्रीनगर से ताल्लुक है, इनका इंडिया से ताल्लुक नहीं। शहबाज गिल ने भी गलत कहा है। और डॉक्टर एक आर्टिकल छपा था 2015 के अंदर, ये इस अखबार का नाम है ग्रेटर कश्मीर, और उसके अंदर नवाज शरीफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज माई गुड फ्रेंड, यानी उनका उनसे दोस्तियां ताल्लुक अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट नहीं आप इसको कहेंगे, इसको आप ओपिनियन कहेंगे। जैसे इससे पहले डॉक्टर रमेश लॉरेंस जो है वो ओपिनियन देते रहे, ये भी वही ओपिनियन है। उस इन ऐसे ओपिनियन के ऊपर
पंजाब गवर्नमेंट ने बाकायदा मेडिकल बोर्ड बनाया था, उस मेडिकल बोर्ड ने कहा था इस ओपिनियन की हैसियत कोई नहीं। और वैसे भी आप ओपिनियन को यूं ले सकते हैं कि हम बचपन में, जब हमें याद है कि हम FSC में थे तो हम डॉक्टर को 100-200 रुपया दिया करते थे और एक मेडिकल रिपोर्ट बनाकर छुट्टी मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट टाइप, जो अक्सर छुट्टी के बाद आप जाते हैं तो एक प्रूफ लेकर जाते हैं कि हम वाकई में बीमार थे। और देखिए ना, इशू जो समझना है, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आपको अगर इस तरह का काम करना है तो मेडिकल बोर्ड बनता है, उसमें बहुत से लोग बैठते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। नवाज शरीफ साहब ने आज तक कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया वहां पर, ना उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट लगाई है, ना वो अस्पतालों में दाखिल हुए हैं। ये तो बुनियादी तौर पर यहाँ क्या लिखा है, यहाँ कह रहे हैं कि अगर वो अब जाएंगे पाकिस्तान के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से उनसे मसाइल पैदा होंगे। और हालांकि इसकी कानूनी और हैसियत को नहीं, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हुकूमत की नाकामी है कि ये 19 नवंबर 2019 को ये इजाजत मिली थी 4 हफ्ते के लिए, और अंडरटेकिंग के ऊपर 50 रुपए के ऊपर, और ये केस लगना था जनवरी के तीसरे हफ्ते 2020 में। आज हम 2022 में आ गए, ये गवर्नमेंट हो ही रही है। गवर्नमेंट को पहले ख्याल नहीं आया कि ये सारे मामलों पर तौहीन अदालत कमिट कर रहे हैं शहबाज शरीफ। आज भी शहबाज शरीफ जो लेटर लिखाया अपने पर्सनल सेक्रेटरी से, वो अपोजिशन लीडर के तौर पर तो काम ही नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद इस सारे मामले कर गए हैं। अब क्या चाहिए इनको? जो इन्होंने काम करना था हुकूमत ने पूरा कर लिया। ये कंटेम्प्ट की दरखास्त दायर करें, लाहौर हाई कोर्ट इसकी जस्टिफिकेशन देखेगी, वहां साबित करना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। लग ये रहा है कि वो आपस में मिल आकर ये काम हो रहा है ना पंजाब। अच्छा, ये अटॉर्नी जनरल का जो खत था और उसका जो जवाब आया उसके बारे में मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले ये जो रिपोर्ट आई है नवाज शरीफ साहब की, उसमें ये लिखा गया है कि नवाज शरीफ साहब को हर तरह के सफर या अवामी मकामात पर जाने से गुरेज करना चाहिए और उनको मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी जो है उसके करीब रहना चाहिए। और आज ही ये खबर आ जाती है कि नवाज शरीफ साहब जहां पर रहते हैं उससे 400-450 किलोमीटर दूर किसी फैक्ट्री का दौरा कर रहे थे। तो इस तरह की खबरें आती हैं जब, या इस तरह के फैक्ट्स जब सामने आते हैं, तो क्या इन्हें भी अदालत में इस्तेमाल किया जा सकता है हुकूमत की जानिब से? देखिए, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। हमने देख लिया 300-350 किलोमीटर वो दूर जाते हैं, उन्होंने अपने मास्क कोई लगाया नहीं है, घर में वो रोजाना मुलाकातें कर रहे होते हैं, बाहर मीडिया से रोजाना गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मार्बल आर्ट्स में अपने दफ्तर में जाते हैं, यहाँ राना शमीम का एफिडेविट साइन हुआ था। ये सारी एविडेंस जो है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा नवाज शरीफ, या वो एक अलग बात है कि वहां पर वो अपने आसपास दोस्तों को बैठे हैं कि उन्हें कोर्टों में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोर्टों में उनको दिक्कत अभी तक तो ये इस हवाले से तो काफी हद तक कामयाब है कि उन्हें कोर्टों से जो रिलीफ लेना होता है उन्हें कोर्टों से वो रिलीफ मिलता रहा है। ये भी हमने देख लिया कि वहां सिर्फ खाली अंडरटेकिंग की बुनियाद पर, देखिए वफाकी हुकूमत ने उस अंडरटेकिंग को चैलेंज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, ना उन्होंने आज तक कोई ऐसी कोशिश की है। और ये सूबाई हुकूमत का भी कसूर था, जमानतें खारिज हो चुकी हैं, इश्तिहारी एब्सकॉन्डर वो डिक्लेयर हो चुके हैं, तो ये ताली दोनों हाथों से बचती है। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं कि अगर अब भी पंजाब वफाकी हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त लेके नहीं गई, तौहीन अदालत की दरखास्त दायर नहीं की, तो आप समझ जाए कि ये बैठ के चाह रहे हैं, वरना वो तो बात मुतमिन है। और ये वाली अजहर साहब जो खत लिखा था अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब ने उसके जवाब में ये लिखा है कि ये खत तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। वो तो उस खत को तौहीन अदालत कह रहे हैं। मैंने वो खत बड़ी बगौर पढ़ा है। वो खत जो लिखा है, देखिए ना, वो खत में बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे अमल दरामद के लिए कह रहे हैं, अंडरटेकिंग के वाले बुनियादी। अगर मुझसे पूछते हैं तो शहबाज शरीफ तौहीन अदालत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं कि जो कोर्ट में उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी, जो ऑर्डर थे उसको कंप्लाई नहीं किया, वहां रिपोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, वहां ओपिनियन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। और इसीलिए शहबाज शरीफ ने बड़ी चालाकी के साथ ये खत खुद नहीं लिखा, अपने पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी से लगवाया है। तो ये भी है, जो आप यहाँ तो आप यहाँ स्पीकर को काम करना चाहिए ना, स्पीकर को अपोजिशन लीडर के खिलाफ, कि ये कोई अपोजिशन लीडर के तौर पर तो खुद जवाब नहीं दे रहे। वो तो एक शहबाज शरीफ ने जवाब देना है अपनी जाती हैसियत में, जिस हैसियत में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर की थी। और कमाल की बात है, वो दरखास्त नवाज शरीफ को दायर करनी चाहिए थी ईसीआई से नाम, और शहबाज शरीफ ने दरखास्त दायर की। और वफाकी हुकूमत ने ये वाले पॉइंट भी वहां नहीं उठाए, ना नैब ने उठाए, कि अगर जिसको आना है मुतासरा फरीक तो नवाज शरीफ थे, नवाज शरीफ तो वहां नहीं आया है। तो ये जो बज़ाहिर जो नजर आ रहा है, मुझे तो खेल नजर आ रहा है, बिल मिला के आपस में खेला जा रहा है। लेकिन सर ये खेल अभी शुरू हुआ है, या ये खेल उस वक्त शुरू हुआ था जब लाहौर हाई कोर्ट में एफिडेविट जमा करवाया गया था शहबाज शरीफ साहब की जानिब से
क्या आप जानबूझ के कुछ इस तरह से मुबहिम उसको रखा गया कि तकनीकी नुक्ते जो हैं उसकी बेस पर बाद में रिलीफ लिया जा सके अदालतों से? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, ये मुबहम चीजें रखी गई। यानी छोटी अगर 7 अरब रुपए की थी तो छोटी का स्टैंप पेपर क्यों नहीं लगाया गया? छोटी क्यों? जी अंडरटेकिंग का लफ्ज कहां से आ गया? यानी छोटी से बदल के अंडरटेकिंग में बदल दिया गया। अगर वो 7 अरब की कंडीशन खत्म की थी तो इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। यानी 1 हफ्ते बाद ही, चले 4 हफ्ते बाद ही जाकर मेडिकल इलाज नहीं कराया। तो ये मुबहम चीजें पहले दिन से रखी गई हैं और आज तक ये मामला जिस तरह पेंडिंग रखा गया है, मुलम रखा गया है, ये आवाम को बेवकूफ यानी अगर प्रैक्टिस यानी आप अंदाजा लगा लें कि आम आदमी होता, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने नैब में एक बेल लेनी थी, 30% उसका बंदे का हार्ट काम कर रहा था, 6 महीने लग गए थे मुझे बेल, और मेडिकल बोर्ड बने थे, मेडिकल बोर्ड यहाँ बन के फिर जाके जमानत मिली थी और वो बंदा कुछ उससे बाद फौत हो गया। यहाँ तो अगर हालात देखें, या नजर आ रहा है कि यहाँ पर बेवकूफ बनाया जा रहा है आम आदमी को। हम और आप बैठ के यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, वो तो दोनों वो भी एंजॉय कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत के लोग वो भी आराम से बैठे हुए हैं। किसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वाकई अगर लाना हो तो शहजाद अकबर साहब और उनकी टीम ने आज तक क्या किया? छोड़ दें नवाज शरीफ को, इसहाक डार लाने के लिए क्या किया? सलमान शहबाज को क्या किया? अली इमरान को लाने के लिए क्या किया इन्होंने इसहाक डार को लाने के लिए, नुसरत शहबाज को, राबिया इमरान को, क्या इन्होंने इन सब लोगों को लाने के लिए कोई अमली इकदाम किए? आंसर इज नो। ना हमने कोई ऐसी कोशिश, कन्वेंशन और करप्शन उठाकर देख ले, बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये आपस में लग यही रहा है कि कहीं एनआरओ वगैरह ना हो गया इनका। बिल्कुल। अच्छा अजहर साहब, शहबाज शरीफ साहब जो कि गारंटर हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने बयान हल्फी जमा करवाया। अब अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, और जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो ऐसा ही लगता है कि जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक उनका एक प्रोसीजर होना है वो नहीं हो सकता। इसका मतलब अभी 1-2 साल तक हम भूल जाएं कि वो वापस नहीं आ रहे। तो क्या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि अगर हम एक आम आदमी को देखें, वो किसी की गारंटी देता है तो पुलिस पहुंच जाती है उसके घर उसको उठाने के लिए, वो नहीं मिलता उसके घर वालों को उठाकर ले जाती है सिर्फ इस बेस पर कि इस बंदे ने गारंटी दी थी या ये जामिन था। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि नजर आ रहा है कि यहाँ पर अगर कोई आम आदमी होता तो उसका क्या हाल होता, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ नजर यही आ रहा है कि अगर ये सीरियस होते, और यानी आप सिंपल सी, जैसे मैंने आपके सामने रखा है, अभी आप एफआईए का मामला नहीं देख रहे कि एफआईए के ऑफिसर हटा दिए, लगा दिए आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। आपने 1 साल के अंदर वहां भी कोई नजर नहीं आ रहा कि एफआईए को जो काम करना चाहिए था वो बंदे आपने नालायक लगाए। वो नालायक बंदे हटाकर अगर बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश की, आपने कोई जीआईटी बनाई। यहाँ 2 केसों में सजा हुई है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पहले जीआईटी बनाई थी, जीआईटी बनाने के बाद फिर नैब में इंक्वायरी हुई थी और फिर नैब में जब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उनमें सजाएं मिली। बाकी केसेस के हवाले से अगर देखा जाए तो ये जान के सुकम रखे गए हैं इन लोगों को फायदा देने के लिए। ये जो कुछ नजर आ रहा है, नजर यही आ रहा है कि ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है लोगों ने। अगर वाकई पॉजिटिव हैं तो ये इसका जवाब दे दें आप कि आप 2019 नवंबर से लेकर अगर जनवरी के 2-3 हफ्ते में केस लगना था तो आज 2 साल हो गए हैं इस केस को लगवाने के लिए। क्या किया गया? नवाज शरीफ को उसमें लिखा हुआ था अपना हाई कमीशन ने जाके इजाजत दी गई थी। हाई कमीशन ने आज तक नवाज शरीफ को लिखा, नवाज शरीफ से कोई डाटा लिया नहीं लिया। अंडरटेकिंग शहबाज शरीफ की अगर थी तो शहबाज शरीफ ने अंडरटेकिंग पूरी नहीं की है तो ये तौहीन अदालत है। उस पर कोई तौहीन अदालत की दरखास्त की, कोई कार्रवाई शुरू की? आंसर है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। ये नजर यही आ रहा है। और दूसरा याद रखिएगा कि नवाज शरीफ बुनियादी तौर पर दोहरा खेल खेल रहे हैं। एफिडेविट कभी जाली बन के आना, फिर ये रिपोर्टें आना, ये ओपिनियन आना। ये ओपिनियन बरतानवी अदालत भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उनके जो फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में वीजा एक्सटेंशन की बात है, वहां आप इंग्लिश के लाहौर हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी? अजहर साहब, लाहौर हाई कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी? ये रिपोर्टें तो है ही नहीं, ये तो एक ओपिनियन है, एक बंदे का ओपिनियन, जो मर्जी हो। बात तो है आपको मेडिकल रिपोर्ट से जस्टिफाई करना है कि वो सफर नहीं, अगर सफर नहीं कर सकते तो 350-400 किलोमीटर वो क्या करने के? वो रोजाना बाहर निकलते हैं, मीडिया से डिस्कशन करते हैं, कभी वो बागों में जाते हैं, कभी वो पार्कों में जाते हैं। सर यही तरीका कार होता है ना अदालतों के अंदर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का, कि कोई इस तरह की रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट दे दिया जाए जिसके अंदर जानबूझकर कोई तकनीकी नुक्ता जो है वो इस तरह का रख लिया जाए, फिर दोबारा से अदालत से टाइम लिया जाए ताकि मजीद देर हो। तो ये तो मजीद फिर ताखीर ही होती जाएगी। ये नजर तो यही आ रहा है ना। ये जान के कंट्रोवर्सी
रेड की जा रही है। मिसाल के तौर पर इन ओपिनियन पे वो कहेंगे जनाब डॉक्टर को बुलाओ, और डॉक्टर तो बाहर बैठा हुआ है, उसने क्या करने आना है? और पाकिस्तानी कोर्टें कैसे उस डॉक्टर को ला सकती हैं? वो पाकिस्तानी कोर्टें तो नहीं ला सकती उस डॉक्टर को। ये तो जान के ऐसे हालात और वाकयात बनाए गए हैं कि ये कंट्रोवर्सी जनरेट रहे। और याद रखिएगा, नवाज शरीफ किस गेम के अंदर है? नवाज शरीफ चाहता है कि जब, और नवाज शरीफ जेल में आने के लिए तैयार नहीं है, वो इतना मुतमिन है कि उसे अपीलों में बरी हो जाएगा, हालांकि एविडेंस, ओवरवेलमिंग एविडेंस मौजूद है, इनके पास सबूत मौजूद नहीं है। वो इस चक्कर में लगे हुए हैं कि अदालतों में मेरिट पे केस नहीं लड़ना, इसी तरह लड़ना है, मीडिया वॉर लड़नी है और उसका फायदा, और वो अभी तक कामयाब हो चुका है। आम आदमी होता तो ये हाल ना होता जो ये कुछ फायदा ले रहे हैं। बिल्कुल सर, फाइनल क्वेश्चन, ये एफिडेविट अगर शहबाज शरीफ साहब ने ना दिया होता, किसी आम आदमी ने दिया होता, तो फिर इसकी कानूनी हैसियत क्या होती और क्या एक आम आदमी के खिलाफ इस एफिडेविट की बुनियाद पर कार्रवाई हो सकती थी? बिल्कुल, यानी वरना एक आम आदमी ने दिया होता तो मार्च के तीसरे हफ्ते 2020 में केस लगना था। उसके अब तक क्यों केस नहीं लगा है? तो रजिस्ट्रार ऑफिस इस बात का जवाब दे सकेगा? और आम आदमी को होता तो अब तक वो कंटेम्प्ट के उसको शोकाज हो गया होता और बाकायदा उसका ट्रायल होकर सजा हो चुकी। यानी, और याद रखिएगा, अगर ये कंटेम्प्ट वाज़े तौर पर मैं मांगे, दोहल कह रहा हूं, ये शहबाज शरीफ की तरफ से कंटेम्प्ट है, और कंटेम्प्ट में अगर शोकाज हुआ तो वो 100% उन्हें सजा हो सकती है। अगर सजा हो गई तो वो नाअहल हो जाएंगे। ये याद रखिएगा। ये इसीलिए नजर ये कि यहाँ कोई ना कोई ताकतें या ऐसे लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ को भी बचा रहे हैं, उनको सेव करके रख रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ भी नजर यही आ रहा है, वो बड़े आराम, वो पूरी फैमिली देख लेना। एक आम आदमी होता तो जेलों में गल सन रहा होता। इन्होंने ये जेलों में गल सन रहे, ये तो याशियां जल रही हैं। अगर ये नैब के पास अगर जुडिशियल रिमांड, फिजिकल रिमांड में थे, तो हमने और आपने सबने देखा कि ये अपना नेशनल असेंबली की या सूबाई असेंबलियों की हियरिंग अटेंड कर रहे थे प्रोडक्शन ऑर्डर के नाम पर, और वहां कमर बैठकर याशियां कर रहे होते थे, सारे लोग मिल रहे होते थे, एसी इनको मिले हुए थे, हर तरह की फैसिलिटी उनके पास थी। तो ये तो अनटचेबल लोग हैं, गॉड फादर या सलील माफिया, इसलिए नहीं कहा गया इन लोगों को। बिल्कुल ऐसे बहुत जी, आपने अब ये बहुत, आप कई लोगों को मुझ पर नाराज़गी होगी, लेकिन मैंने सच बताना है और मैं सच बताता रहूँगा। मेरा काम ये इशू नहीं है इमरान खान साहब को या मौजूदा गवर्नमेंट को सोचना है कि वाकई ठीक कर रहे हैं। ये फैसला उन्होंने करना, मैंने और आपने ही करना। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।